वर्णमाला रहित में लिखें क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म लिप है जो, वो वर्णमाला रहित है। ठीक है, कीलाक्षर भी कह सकते हैं, कीलाक्षर, कीलाक्षर। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखें क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म बोला, क्यूनिफॉर्म लिखना। दूसरे नंबर पे लिखें गूढ़ाक्षर, गूढ़ाक्षर। ठीक है, हीरोग्लाइफिक, हीरोग्लाइफिक इसका नाम है। ये कैसी है? वर्णमाला रहित। तीसरी लिख लो क्रीटी लिप, क्रीटी, क्रीटी लिप। चौथा लिखो सिंधु घाटी लिप, सिंधु घाटी लिप, सिंधु घाटी लिप। इसमें वर्णमाला का उपयोग नहीं है। हिटाइट लिप, पांचवा हिटाइट लिप, इसमें भी वर्णमाला नहीं है। और छठे नंबर पे लिखने चीनी लिप। ठीक है, चीनी, चीनी लिप, इसमें वर्णमाला नहीं है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बस ये पूछा जा सकता है कि क्यूनिफॉर्म वर्णमाला युक्त है या वर्णमाला रहित है। ठीक है, तो ये लिपियां कैसी हैं? वर्णमाला रहित। इनका विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में इतना ज्यादा नहीं है, ये भी ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। यदि प्रश्न यहाँ से आया तो आपका गलत ना हो, क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे आते हैं जो पता ही नहीं चले कि आते कहाँ से। परीक्षाएं देखी होंगी आप, अब परीक्षाएं जो लगातार हो रही हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते। ठीक है, तो ये क्या है कि अब है वर्णमाला सहित लिपियां। इसमें लिख लो नंबर 1 लिखो वर्णमाला सहित में सामी आर्मेइक, सामी आर्मेइक, सामी आर्मेइक। ठीक है, सामी आर्मेइक, हिब्रू, हिब्रू, हिब्रू लिपियां। ये लिपियां कैसी हैं? वर्णमाला सहित, इनमें वर्णमाला है। नंबर 2 लिखें अरबी, अरबी, अरबी वर्णमाला सहित है। अरबी भाषा की लिपि तो आपने पढ़ी है, अरबी। ठीक है, तीसरी लिखें यूनानी, यूनानी भाषा वर्णमाला युक्त है, यूनानी लिपि। ठीक है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? ग्रीक, यूनानी या ग्रीक। ठीक है, चौथे नंबर पे लिखें अगले नंबर पे लिखें यूनानी के बाद लैटिन, लैटिन, रोमन लिपि। ठीक है, अगला लिखें लैटिन के बाद खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि। और अंत में लिखने खरोष्ठी के बाद ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, देखो अब यहां से प्रश्न आपके यहाँ बनने की संभावना बस ये रहेगी कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्णमाला रहित या वर्णमाला सहित लिपि है।
अब वो ये कहते हैं कौन सी भिन्न है, उसमें लिखते हैं अरबी लिपि, यूनानी, खरोष्ठी, और एक लिखते हैं इधर से, ठीक है। या वो लिखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपि में वर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, कौन सी लिपि में अक्षर नहीं होते हैं, वर्ड नहीं होते हैं। अब वो लिखते हैं ब्राह्मी, खरोष्ठी, लैटिन और चीनी। इस तरह से प्रश्न आता है। इस तरह का एक प्रश्न आया था। तो वर्णमाला सहित लिपियां कौन कौन सी हो गई? क्यूनिफॉर्म, ठीक है, हीरोग्लाइट, फिक, इसके बाद क्रीटी, सिंधु, हिटाइट, चीनी। इनमें क्या है? वर्णमाला नहीं है। इन लिपियों में वर्णमाला नहीं है और इनमें है सामी, आर्मेक, हिब्रू, अरबी, यूनानी, लैटिन, खरोष्ठी और ब्राह्मी। इस ब्राह्मी से देवनागरी का विकास हुआ है, ठीक है। अब लिखें देवनागरी लिपि का विकास, हेडिंग डालें देवनागरी लिपि का विकास। इतना समझ में आ गया? इतना समझ आ गया? या ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लिपि कैसी है। अब देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का विकास लिखें, विकास क्रम लिख लें ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी। ब्राह्मी ये क्रम पूछा जाता है, ब्राह्मी, गुप्त, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, और इसके बाद देवनागरी लिपि। देवनागरी प्रश्न बनता है देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? हाँ, जैसे एक प्रश्न बनता है हिंदी का विकास कौन सी भाषा से हुआ? तो संस्कृत से। तो संस्कृत से बीच में अन्य भाषाएं भी विकसित हुई, परिवर्तन होता आया और हिंदी का विकास हुआ। ऐसे ही लिपियों में जो ब्राह्मी लिपि है उससे बीच में और भी चरण रहे, लेकिन देवनागरी उसी से निकल कर आई है। कौन सी भाषा से? कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। लिखें अगली लाइन से, यह लिपि अक्षरात्मक है, यह लिपि अक्षरात्मक है, देवनागरी लिपि। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। अब कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक। एक प्रश्न आता है और आया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि देवनागरी लिपि है, उसमें विकल्प रहते हैं वर्णात्मक, अक्षरात्मक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि कैसी है? हाँ, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें अक्षरात्मक और वर्णात्मक में कोई अंतर जानता है? अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि में कोई अंतर जानता है आप में से? पुराने स्टूडेंट कुछ जानते होंगे। अक्षरात्मक और वर्णात्मक में लिपि, मतलब इन लिपियों में अंतर क्या होता है? वर्णात्मक लिपि किसे कहते हैं और अक्षरात्मक लिपि किसे कहते हैं? जो अंग्रेजी है वो वर्णात्मक है, रोमन लिपि में लिखी जाती है, और हिंदी है वो अक्षरात्मक है। अंतर समझ लो, नहीं मालूम है तो देखो। वर्ड कहते हैं ऐसी ध्वनि जिसके खंड न हो। वर्ड किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनि जिसके पुनः खंड न हो, अर्थात किसी भी भाषा की सबसे छोटी जिसका पुनः कोई खंड न हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ड। उसे क्या कहते हैं? वर्ड। और एक आघात में उच्चारित होने वाले वर्णों के समूह को कहते हैं अक्षर। एक आघात में उच्चारित हो जाए उसे क्या कहते हैं? अक्षर। अब जैसे मान लीजिए ये वर्ड है, ये क्या है? इस पे हलंत लगा हुआ है, इसका खंड नहीं हो सकता। ये क्या है? वर्ड है। और ये क्या है? अक्षर है। ये क्या है? अक्षर है। इसके खंड हो सकते हैं, जैसे क और अ, ये इसके खंड हो गए, ठीक। अब क्या है
कि ये वर्ड हैं और ये अक्षर हैं। कोई प्रश्न? कुछ पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। तो ये वर्ड है और ये अक्षर है। देखो इनमें अंतर ये है कि ऐसे लिखा जाता है, जैसे ये लिखा है राधे राधे। यदि राधे को हम ऐसे लिखें र, फिर उसके बाद आ, ठीक है, फिर ध, फिर ए, ये हो गया क्या? राधे। ये क्या हो गया? राधे। र आ ध ए, ये क्या हुआ? एक राधे हुआ। ये इतना। अब यदि ऐसा लिखा जाए तो ये होगी वर्णात्मक लिपि। तो क्या होगी? वर्णात्मक लिपि। अर्थात वर्ड अलग अलग करके लिखे जाएं, ऐसी लिपि को कहते हैं वर्णात्मक। अब हमने लिख दिया ऐसा राधे, अर्थात ये क्या हो गया? ये एक अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये अक्षर हो गए। ये क्या हो गए? अक्षर। तो देवनागरी लिपि अक्षरों में लिखी जाती है, और जो रोमन लिपि है, जैसे लिखा मान लीजिए चेयर, CHAIR, ठीक है। अब C क्या है? वर्ड है। H क्या है? वर्ड है। A क्या है? वर्ड है। I क्या है? वर्ड है। और R क्या है? वर्ड है। अर्थात इसमें हलंत लगा के कहीं जोड़ते तोड़ते हैं? बोलो नहीं। तो ये वर्णात्मक है, अर्थात इसमें जो लिखे होंगे वो वर्ड होंगे। इस पे मात्रा लगेगी तो अलग एक वर्ड आ जाएगा। जैसे राधे इसी में लिखेंगे तो राधे कैसे लिखेंगे? RADHE। अब ये हो गया राधे। तो इसमें क्या है कि R अलग है एक वर्ड, A अलग है, D अलग है, H अलग है और E अलग है। अर्थात ये वर्ड हो गए। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड हो गए। इसमें कितने वर्ड हो गए? 5। इसके अलावा इसे और किसी तरीके से लिख सकते हैं? अंग्रेजी में राधे को लिखना चाहें तो इसके अलावा और किसी तरीके से लिख सकते हैं? नहीं। हिंदी में राधे ऐसा लिखा है और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात ये अक्षरों में लिखा है, इसे हम वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, जबकि ऐसा लिखा नहीं जाता है, इसलिए ये वर्णात्मक नहीं है। ऐसा लिखा जाता है, इसलिए ये क्या है? अक्षरात्मक। तो देवनागरी लिपि कैसी है? अक्षरात्मक। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना, ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न आता है और आया है परीक्षाओं में। पिछली परीक्षाएं देखोगे तो कई बार पूछा गया है देवनागरी लिपि कैसी है, तो अक्षरात्मक। ठीक है। अब कंफ्यूजन दूर? वर्णात्मक और अक्षरात्मक में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नहीं है? चलो दूसरा लिखो। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी लिपि? देवनागरी की बात हो रही है, देवनागरी का अध्ययन कर रहे हैं। बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देखो एक तो प्रश्न यही आता है बहुत कि देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर। अब इनमें क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि पता नहीं दाईं से बाईं है कि बाईं से दाईं है कि दाईं से बाईं है कि पता नहीं कौन सा करें, ये सही है कि ये सही है। तो ध्यान ये रखें कि जैसे हमें यहाँ लिख रहे हैं, तो इधर हमारा हिस्सा कौन सा है? इस हाथ की ओर से ही तो चलते हैं और इधर को चलते हैं। इधर कौन सा है? दायां। आप कॉपी पर लिखते हैं, कॉपी पर किधर से लिखते हैं? इधर से। जहाँ कॉपी है, कोई भी कॉपी है आपके हाथ में, तो वो कॉपी इधर के हिस्से से लिखना शुरू करते हैं और इधर को चलते हैं। जबकि उर्दू वाले किधर से चलते हैं? फारसी वाले इधर से चलते हैं और इधर को पहुंचते हैं। तो वो बाईं से दाएं से बाएं हो जाएगी। और देवनागरी किधर है? बाईं से दाएं। और रोमन लिपि किधर से है? रोमन, अंग्रेजी भी ऐसे ही लिखते हैं। अंग्रेजी भी ABCD यहाँ A लिखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ही वर्णमाला हिंदी की लिखेंगे यहाँ, लेकिन उर्दू वाले उधर से लिखते हैं और इधर को आते हैं। तो ये क्या है कि देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं कहते हैं टेढ़ी ओर और दाईं कहते हैं सीधी ओर। ठीक है। तो ये आपको पता होगा। आप अपना जब लिखें तब ध्यान कर लें कि हम किधर से लिख रहे हैं, किधर को लिख के जा रहे हैं। ठीक है। तो अपनी ओर जहां लिख रहे हो, कॉपी पेपर आपके हाथ में हो, तो पहले कौन सा भर रहे हैं कॉलम, फिर बाद में मतलब पेपर किधर को पढ़ते हुए जा रहे हैं, किधर को लिख रहे हैं। तो ये लिपि में बहुत बड़ी विशेषता है और यहाँ से प्रश्न बनता है। किधर से किधर लिखी जाती है?
अगला लिखें मराठी, मराठी, कश्मीरी, नेपाली, मराठी, कश्मीरी, नेपाली, संथाली, संथाली, संस्कृत, संस्कृत आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इन भाषाओं की लिपियां कौन सी हैं? देवनागरी। अगला लिखें, अगला पॉइंट, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला की लिपि बांग्ला है। बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है। बांग्ला की लिपि बांग्ला है। जर्मन रोमन लिपि में लिखी जाती है। जर्मन फ्रांसीसी। और पंजाबी गुरमुखी में, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरमुखी लिपि बहुत पूछा जाता है ये भी। पंजाबी भाषा गुरमुखी में लिखी जाती है। ठीक है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी। बांग्ला की लिपि क्या है? बांग्ला। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या है? हिंदी की क्या है? हाँ, अगला लिखो, देखें देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास। देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास। देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास। क्या आवाज नहीं आ रही? देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास। लिखें नंबर 1, सुधार के प्रयास क्या क्या किए गए हैं? देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास लिखें। अब की 12 खड़ी का, अब की 12 खड़ी अब की 12 खड़ी का सुझाव, अब की 12 खड़ी का सुझाव महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने दिया। अब की 12 खड़ी का सुझाव महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने दिया। सावरकर बंधुओं ने दिया। देखो, इन्होंने जो महाराष्ट्र के सावरकर बंधु थे, इन्होंने सुझाव ये दिया कि ये इस तरह से ये स्वर हैं। अब इनमें क्या है, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये दिक्कत होती है लिखने में, पढ़ने में, समझने में। तो क्या है, अब की 12 खड़ी तैयार कर दी जाए। इसे अ माना जाए, इसे आ, और ई हो तो ए को ऐसे कर लिया जाए, ई हो तो ऐसे कर लिया जाए, उ हो तो उ को ऐसे कर लिया जाए। ठीक है, उ हो तो ऐसे कर लिया जाए। अर्थात अब की 12 खड़ी बना ली जाए, जिससे एक स्वर में ही सारे स्वर आ जाएंगे। लेकिन ये सुझाव मान्य नहीं हुआ। ये सुझाव मान्य नहीं हुआ, बस पढ़ने में आता है, परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा सुझाव देख लो, श्याम सुंदर दास ने
डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षरों के स्थान पर सर्वत्र, पंचमाक्षरों के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया। अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया। अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया। देखो इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो पंचमाक्षर हैं उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। पंचमाक्षर कैसे, जैसे ये मान लीजिए लिखा है चंचल, ठीक है, तो ये चंचल ऐसे लिखा जाता था, पहले शुद्ध यही माना जाता था। अर्थात ये जो ये आएगा, जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर आता था, ठीक है। जैसे अंजलि तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ये पहले शुद्ध रूप था। अर्थात ये जिस वर्ग का है च छ ज झ य, तो ये य आधा आया, ये आया। ऐसे ही गंगा, तो गंगा कैसे, ठीक है, ऐसे कर लो या वैसे देख लो, ठीक है। तो गंगा क ख ग घ ङ, ये है पंचमाक्षर, तो ये क्या है, ये आएगा, या ऐसा लिखते थे, ठीक है, ठीक। तो क्या है कि या तो ऐसा लिख लो पंचमाक्षर लगा के, और या अब इन्होंने क्या कह दिया कि अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें हटा दो, इन्हें हटा दो, इन्हें हटा दो, अब चंचल कैसा लिख दें, ऐसा लिख दें, तो ये क्या है, शुद्ध है। इनका सुझाव मान लिया गया। अंजलि है, ये क्या है, शुद्ध है, ठीक। पहले घंटा कैसे शुद्ध होता था, ऐसे, ठीक है, ट ठ ड ढ, ये आएगा, ये वाला आधा। और अब ऐसा लिख दो, अनुस्वार लगा दो, तो क्या है, शुद्ध है। अर्थात अब दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं, पहले ये अशुद्ध माना जाता था। अब इनका मतलब ये है कि जो पंचमाक्षर प्रयुक्त होते थे उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। ये सुझाव किसने दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बहुत आता है। अगला लिख लें, काशी के श्रीनिवास ने, काशी के श्रीनिवास ने, काशी के श्रीनिवास ने, श्रीनिवास कहाँ के रहने वाले थे, काशी के, काशी के श्रीनिवास ने महाप्राण वर्णों के बदले, महाप्राण वर्णों के बदले, महाप्राण वर्णों के बदले, महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर, चिन्ह लगाकर वर्ण कम करने का सुझाव दिया, वर्ण कम करने का सुझाव दिया, वर्ण कम करने का सुझाव दिया। देखो महाप्राण वर्ण हैं, उनके बदले में अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए और जो वर्णों की संख्या है वो कम कर दी जाए। वर्णों की संख्या आजकल वैसे 52 मानी जाती है। कितनी है हिंदी में वर्णों की संख्या, और अंग्रेजी में कितनी है, 26 से 2 गुनी है। तो इन्होंने ये कहा कि ये वर्ड ज्यादा होंगे तो ज्यादा सीखने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाते हैं समय ज्यादा लगता है, कठिनाई होती है, तो वर्ड कुछ कम कर लिए जाएं। तो इन्होंने सुझाव ये दिया, जैसे अल्प प्राण है क और महाप्राण है ख, ठीक है, अल्प प्राण है ग और महाप्राण है घ। तो इन्होंने ये कहा कि जो अल्प प्राण हैं उनके नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, ऐसे तो क माने और ऐसे कर दें तो क्या हो जाए ख, या ऐसे कर दें या बिंदु रख दें या कोई भी सुझाव दिया तो वर्ड कम हो जाएंगे। ऐसा लिखा हो तो ग माने और ऐसा लिख दिया जाए तो घ माने। अर्थात
वर्ड के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए तो फिर ये वर्ड घट जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। महाप्राण है वो कम हो जाएंगे, अल्प प्राण बचेंगे। सिंगल होगा तो ऐसे मान लें और ऐसा हो तो कम मान लें, अर्थात वर्डों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा सुझाव दिया किसने, ऐसा सुझाव दिया? हाँ, ये सुझाव भी मान्य नहीं हुआ, ये सुझाव मान्य नहीं किया गया क्योंकि ये सुझाव उचित नहीं था। ये सुझाव कैसा था? अच्छा नहीं था। ठीक है, अब देखो देवनागरी लिपि में कुछ विशेषताएं हैं, ऐसे ही सुन लो। देवनागरी लिपि में क्या क्या विशेषताएं हैं? ध्वनि और लिपि की एक रूपता है, लिख लो चाहो तो। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, ऐसे ही लिख लो, समझ लेना। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, नंबर 1 लिखो, ध्वनि और लिपि में एक रूपता। ध्वनि और लिपि में एक रूपता, पहली विशेषता, ध्वनि और लिपि में एक रूपता। ध्वनि और लिपि में क्या है? एक रूपता है, ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। ध्वनि और लिपि में एक रूपता का मतलब क्या है? जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। जैसे ये क्या लिखा है अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? आवर। क्या बोलते हैं? आवर। अब इसमें एच कहाँ गया? साइलेंट। हिंदी में कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं है, हिंदी में कोई भी वर्ड साइलेंट नहीं है। हिंदी में जो बोलोगे, जो ध्वनि निकलेगी वो लिखना पड़ेगा, वो ध्वनि लिखनी पड़ेगी। अंग्रेजी में क्या है, क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? साइकोलॉजी। पी कहाँ गया? पी कहाँ गया? साइलेंट। हिंदी में कोई ऐसा वर्ड है जो साइलेंट हो? नहीं है। हिंदी में जो बोलेंगे वो ही लिखेंगे। अर्थात ये जो कमी है ये रोमन लिपि में है, अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है। अर्थात हिंदी में जो बोलेंगे वही लिखेंगे, अर्थात लिखना और बोलना एक जैसा है। ठीक है, यहाँ क्या है? साइलेंट होता है और यहाँ साइलेंट नहीं होता है। दूसरी विशेषता लिखो, दूसरी विशेषता लिखो, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह। समझ में आ रहा है? समझते चलना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का मतलब है एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे क है तो क के लिए ये ही आएगा, च है तो च के लिए ये ही आएगा। ठीक है, अब उसमें अंग्रेजी में क्या रहता है, रोमन लिपि में क्या रहता है? एक ध्वनि होती है और उसके लिए चिन्ह अलग अलग आते हैं। चिन्ह क्या है? अलग अलग आते हैं। जैसे सी है तो सी है, या जैसे मान लीजिए ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिख कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। ऐसे ही सी का क्या है? कहीं सी आता है, कहीं के आता है और कहीं क्यू आता है। एक ही के लिए, एक ही उच्चारण के लिए अलग अलग वर्ड आते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण अभी नहीं बोल रहे, ऐसे ही समझ लो, अलग अलग आते हैं। ऐसे ही ये हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तीसरा लिख लो, तीसरा लिखें, समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति। समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति, ये तो यही हो गई पहले वाली बात। ठीक है, जो बोला जाता है वो सब लिखा भी जाता है। समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति। और लिख लें लिपि सौंदर्य। लिपि सौंदर्य बड़ा अच्छा लगता है लिखा हुआ, देखो तो कितना सुंदर लगता है, मोती जैसे अक्षर। ठीक है, लिपि सौंदर्य, चीटा जैसे भी हो सकते हैं वो भाई। लेकिन अगला लिख लो आसुलेखन। आसुलेखन जल्दी जल्दी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सर ये बनेगा आसुलेखन। ठीक है, ये इसकी कुछ विशेषताएं हो गई और देवनागरी लिपि पूर्ण हो गई। अब कल से पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है।